हेलो फ्रेंड, मैं आकाश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे सिंधु सभ्यता। देखिए फ्रेंड, इससे पहले हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ चुके हैं और इस इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे सिंधु सभ्यता। देखिए फ्रेंड, यह जो सिंधु सभ्यता है यह भारत की खोजी गई सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। इस सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम किसी ने जानकार दिया था तो वे थे चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम पाकिस्तान क्षेत्र में दौरा किए और सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठा की, लेकिन ये उतनी जानकारियां इकट्ठा नहीं कर पाए जितनी की आवश्यक थी। ठीक, इन्होंने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में एक पत्रिका जारी की है, जिस पत्रिका का नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। नैरेटिव ऑफ जर्नीज पत्रिका में इन्होंने सर्वप्रथम इस सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी दिए थे, लेकिन यह जानकारी उतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक, इसके बाद 1856 ईस्वी में एक घटना घटी। ठीक, यह घटना क्या घटी थी कि कराची से लेकर लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और यह जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी वे बर्टन बंधु के नेतृत्व में बिछाई जा रही थी। यह बर्टन बंधु दो भाई थे जिनमें एक का नाम था जेम्स बर्टन और दूसरे थे विलियम बर्टन। इन जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन के नेतृत्व में यह कराची से लेकर लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इस रेलवे लाइन बिछाए जाने के दौर में ठीक उधर कुछ टीले प्राप्त हुए। ठीक, और उन टीलों से इन्हें कुछ ईंटें मिलना शुरू हो गया। ठीक, इन लोगों ने उस टीलों से ईंटों को लेकर अपने आवश्यक कार्य में आसानी से लगा लिए। ठीक, लेकिन इन्हें इतना मालूम नहीं था कि इस क्षेत्र में कोई इतनी बड़ी सभ्यताएं हो सकती है। ये लोग सोचे कि इस क्षेत्र में कोई बड़ी इमारत होगी, ठीक ना, लेकिन इन्हें इतनी जानकारी नहीं थी कि इधर कोई इतना बड़ा सभ्यता भी हो सकती है। इसके बाद अगला व्यक्ति है जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी के बीच में इन्होंने सर्वप्रथम इस सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किए और कुछ जानकारियां इकट्ठा किए, लेकिन ये भी उतनी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए जितनी की आवश्यक थी। ठीक, इसके बाद अगला व्यक्ति है जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इनके नेतृत्व में सिंधु सभ्यता की खुदाई कार्य शुरू किया गया था। सर जॉन मार्शल ने दो भारतीयों को चुने, जिनका एक का नाम था दयाराम साहनी और दूसरा थे राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में इन्होंने पहली बार इस सिंधु सभ्यता की खुदाई कार्य चालू करवाए थे, जिसमें सर्वप्रथम इस दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किए और 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। ठीक, चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं अब इसके समय के बारे में, काल के बारे में, कि इस सिंधु सभ्यता का समय काल क्या था। तो देखिए फ्रेंड, इस सिंधु सभ्यता के समय काल के बारे में लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मतभेद है। ठीक, कई व्यक्तियों ने इस सिंधु सभ्यता की जो समय अवधि था वे अलग अलग बताए थे, जिसमें देखिए फ्रेंड, जो सर जॉन मार्शल थे इनका कहना था कि जो सिंधु सभ्यता का समय अवधि है वह 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक मानी गई। ठीक, लोगों ने इन सर जॉन मार्शल की बातों का बहुत ज़्यादा ही मत दिए। ठीक, उस बातों को विश्वास किए, क्योंकि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही सर्वप्रथम इस सिंधु सभ्यता की खुदाई की गई थी, इसलिए इनकी बातों को लोगों ने ज़्यादा मत दिया। ठीक, लेकिन एक नवीनतम पद्धति है जिसका नाम है रेडियो सी कार्बन 14। रेडियो सी कार्बन 14 जो पद्धति है, इसके द्वारा इस सिंधु सभ्यता का समय अवधि सटीक पता लगाया गया। यह रेडियो सी कार्बन 14 क्या है, तो यह जीवाश्मों की आयु ज्ञात करती है। ठीक, तो जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे उन साक्ष्यों के द्वारा
सर्वप्रथम इस रेडियो कार्बन 14 से उनके आयु का पता लगाया गया। और यह जो रेडियो सी कार्बन 14 पत्ती थी, इसके द्वारा जो इसकी काल अवधि का पता लगाया गया वे थे 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक, तो जो सिंधु सभ्यता का समय अवधि था वो कितना था, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चला था। और इस पत्ती का सबसे ज्यादा किसी ने महत्व दिया था तो वे थे डीपी अग्रवाल। ठीक, इस पत्ती को सबसे ज्यादा महत्व दिए डीपी अग्रवाल। ठीक ना। अब देखिए फ्रेंड, इसके बाद आगे देखते हैं इसके नामकरण के बारे में। देखिए फ्रेंड, इस सिंधु सभ्यता का जो नामकरण किया गया था वो खोज के अनुसार कई नामों से इसको जाना जाता है। ठीक, जिसमें सबसे पहला इसका नाम है सिंधु सभ्यता। देखिए फ्रेंड, इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जितने भी सिंधु सभ्यता में स्थल खोजे गए थे वे सारे स्थल सिंधु नदी के तट पर या उसके सहायक नदियों के तट पर ही सभी स्थल खोजे गए थे। इसीलिए इस सभ्यता का नाम दे दिया गया सिंधु सभ्यता। ठीक, इसके बाद दूसरा नाम है सिंधु व सरस्वती की सभ्यता। देखिए फ्रेंड, सिंधु व सरस्वती की सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उधर पाकिस्तान, राजस्थान और सिंध प्रांत के क्षेत्र से एक नदी गुजरती थी जिसको कहते थे सरस्वती नदी। तो यह सरस्वती नदी के तट पर भी सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल खोजे गए थे। इसलिए इस सभ्यता को पूरा नाम दे दिया गया सिंधु व सरस्वती की सभ्यता। ठीक, इसके बाद अगला है हड़प्पा की सभ्यता। देखिए फ्रेंड, हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम कोई स्थल खोजा गया था तो वे थे हड़प्पा। तो हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज की गई, इसीलिए इस सभ्यता का नाम दिया गया हड़प्पा की सभ्यता। जो पहले जैसे कोई भी वैज्ञानिक या कोई व्यक्ति किसी स्थल या वस्तु की खोज करते हैं तो वे तो अपने नाम पर या उसका नाम रख देते हैं या स्थल के नाम पर उसका नाम रखते हैं। उसी तरह यह हड़प्पा भी सर्वप्रथम खोजा गया था, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम दे दिया गया हड़प्पा की सभ्यता। ठीक, चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं अब इसके उद्भव के बारे में। देखिए फ्रेंड, इसके उद्भव में भी लोगों का बहुत मतभेद है कि इस सिंधु सभ्यता का जो निर्माणकर्ता थे वे कौन लोग थे। ठीक, तो देखिए फ्रेंड, इस निर्माणकर्ता में लोगों का कई मत है, जिसमें विदेशी भी मत है और कुछ स्थानीय भी मत हैं। तो हम पहले देखते हैं विदेशी मत। देखिए फ्रेंड, जो विदेशी मत है इसमें सर जॉन मार्शल, व्हीलर तथा चाइल्ड ऐसे कुछ व्यक्तियों ने इस सिंधु सभ्यता को बताया कि यह सिंधु सभ्यता सुमेरियन लोगों की सभ्यता है, सुमेरियन लोगों के द्वारा स्थापित की गई सभ्यता है। ठीक, यह इन लोगों ने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो वस्तुएं जैसे यहाँ के जो घर बनाए गए थे, यहाँ की जो मुहरें थी और यहाँ की जो जैसे धार्मिक परंपराएं थी, यह सुमेरियन लोगों की धार्मिक परंपराओं से और वहाँ के जो मुहरें थी एकदम सेम मैच करती थी। इसलिए ये लोग ने कहा कि जो सिंधु सभ्यता का निर्माण करता है वे लोग हैं सुमेरियन लोग। ठीक, लेकिन कुछ भारतीयों ने भी इसका मत दिए थे। कुछ भारतीयों ने ये कहा कि यह सुमेरियन लोगों की सभ्यता सुमेरियन लोगों के द्वारा स्थापित नहीं की गई है, बल्कि ये द्रविड़ लोगों के द्वारा स्थापित की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व दिए थे राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी ने कहा कि यह सुमेरियन लोगों के द्वारा निर्माण नहीं की गई है, ये द्रविड़ लोगों के द्वारा निर्माण की गई है। इन्होंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि इन्होंने कहा कि माना कि सुमेरियन लोग के जो घर बनाने के तरीके थे वे सेम इन्हीं की तरह थे, लेकिन उनके ईंटों का आकार अलग था, इनके ईंटों का आकार अलग था। उनके द्वारा भी मोहर का प्रयोग किया जा रहा था, इनके द्वारा भी मोहर का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन उसकी डिजाइन अलग थी। उनके द्वारा भी धार्मिक कार्य किए जाते थे, इनके द्वारा भी धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो धार्मिक में जो इनके देवी देवता जो हैं या पूजा करने वाले जो सब देवता हैं वे अलग अलग हैं। ठीक, तो इन लोगों ने कहा कि ये सुमेरियन लोगों के द्वारा निर्माण नहीं की गई बल्कि द्रविड़ लोगों के द्वारा निर्माण की गई है। और कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि आर्यों की सभ्यता है, आर्यों द्वारा स्थापित की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व दिए थे टी एन रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप।
टी.एन. रामचंद्र तथा लक्ष्मण स्वरूप ने कहा कि आर्यों के द्वारा निर्माण की गई सभ्यता है। लेकिन देखा जाए तो जो आर्य लोग हैं ये वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता माने जाते हैं। तो वैदिक जो सभ्यता थी वे सिंधु सभ्यता के बाद की सभ्यता थी, ठीक। और वह वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। तो लोगों ने इस बात को इनको कहा कि आर्य लोगों के द्वारा नहीं है, क्योंकि अगर आर्य लोग इतना पहले आ चुके थे तो बाद में एक झोपड़ियों में क्यों रहेंगे, जब इनको पहले से ही जानकारी थी घर बनाने की ईंटों की, तो फिर बाद में झोपड़ी में क्यों थे। तो इसलिए इस मत को बहुत कम माना जाता है। सबसे ज़्यादा इस द्रविड़ लोगों को माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता का निर्माण करता है वे लोग द्रविड़ लोग हैं, ठीक। इसके बाद इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं विशेषता। तो इस सिंधु सभ्यता की जो खास विशेषता थी वे थी सबसे प्रमुख नगरीय सभ्यता, ठीक। यह जो सिंधु सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता मतलब कि सिंधु सभ्यता में जो घर बनाए गए थे यह ईंटों के द्वारा बनाए गए थे, ठीक। और जो बाद में सभ्यता आई थी वैदिक सभ्यता, वो झोपड़ी आर्यों के द्वारा झोपड़ी में या कच्चे घरों में घरें बनाए गए थे, कच्ची घरें। लेकिन ये जो सिंधु सभ्यता थी यह ईंटों के द्वारा बनाए गए थे, महल बनाए गए थे, बड़े बड़े इमारतें बनाई गई थी। तो अगर सभ्यताओं के दौर में देखा जाए तो कुछ क्रम उल्टा पड़ जाते हैं, क्योंकि पहले जो सिंधु सभ्यताएं थी यह नगरीय सभ्यता थी और बाद में वैदिक सभ्यताएं तो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये सभ्यताएं भी कुछ उल्टे क्रम में यहाँ लगता है कि उल्टे चल रहे थे, ठीक। इसके बाद अगला था इसका मुख्य विशेषता कांस्ययुगीन। इस सभ्यता में जो सिंधु सभ्यता थी यह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांसा जो होता है यह तांबा तथा टीन का मिश्रण होता है, ठीक। तो सिंधु सभ्यता में जो भी वस्तु का प्रयोग किया गया था उसमें सबसे ज्यादा कांसा का प्रयोग किया गया था धातु के रूप में, ठीक। इसके बाद यह जो सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता मतलब इतिहास को 3 भाग में बांटा गया था, एक प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो दूसरा इसमें जो था आद्य ऐतिहासिक काल मतलब वे काल जिस काल में लिखित जानकारी तो मिली लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, उस काल को कहा गया आद्य ऐतिहासिक काल। तो इस सिंधु सभ्यता में लिखित जानकारी तो मिली थी लेकिन इसे कोई पढ़ ना सका, इसलिए इस सभ्यता को कहा गया आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, ठीक। इसके बाद यह जो सिंधु सभ्यता थी एक शांति प्रिय सभ्यता थी। शांति प्रिय सभ्यता क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता में पुरातात्विक खोजों में ये देखा गया कि कहीं भी कोई भी अस्त्र शस्त्र के औजार नहीं मिले थे, इसलिए इस सभ्यता को अनुमान लगाया गया कि यहाँ के जो लोग थे वे बहुत ही शांति प्रिय लोग थे, किसी भी युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है। इसके बाद यह व्यापार प्रधान सभ्यता थी। इस सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वे व्यापार को ज़्यादा महत्व देते थे। ये कुछ विदेशी व्यापार भी करते थे और कुछ आंतरिक व्यापार भी करते थे, ठीक। तो व्यापार को ज़्यादा महत्व देते थे, ठीक। इसके बाद यह जो सभ्यता थी एक विस्तृत सभ्यता थी, यह बहुत बड़ी सभ्यता थी। देखा जाए तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वे लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, ठीक। तो यह जो सभ्यता थी एक बहुत ही बड़ी सभ्यता थी, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं इनके जीवन के बारे में कि इनका जीवन कैसा रहा, ठीक। तो इसके जीवन में देखा जाए तो पहला आता है राजनीतिक जीवन। इनका राजनीतिक जीवन कैसा था? तो देखिए फ्रेंड, अगर देखा जाए राजनीतिक के मामले में तो स्रोतों के अभाव में कोई स्पष्ट राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है जिससे इनके राजनीतिक के बारे में पता लगाया जा सके। लेकिन संभवतः यह अनुमान लगाया जाता है कि जो इस सिंधु सभ्यता में शासन चलाने वाले लोग थे वे या तो पुरोहित लोग रहे होंगे या व्यापारी वर्ग रहे होंगे या नगर के प्रशासक लोग रहे होंगे, ठीक। इनके द्वारा इस सिंधु सभ्यता का संचालन किया जाता रहा होगा, ठीक। पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं है कि सिंधु सभ्यता को चलाने वाले लोग कौन थे, लेकिन इतना अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता को चलाने वाले जो लोग रहे होंगे या तो पुरोहित लोग रहे होंगे या व्यापारी वर्ग रहे होंगे या नगर के प्रशासन वर्ग के लोग रहे होंगे, ठीक। इसके बाद सामाजिक जीवन देखा जाए
तो सामाजिक जीवन में इस सिंधु सभ्यता का सबसे जो छोटी इकाई थी वे थी परिवार। ठीक, सिंधु सभ्यता की सबसे छोटी इकाई जो थी वे थी परिवार। ठीक ना। और इस परिवार को चलाने वाले में अगर देखा जाए तो ये जो सभ्यता थी वे मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, यानी यहाँ पर औरतों को ज़्यादा महत्व दिया गया था। ठीक, तो ये जो सिंधु सभ्यता थी एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक, इसके बाद इस सभ्यता में कोई भी वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह से प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक, कि इस सिंधु सभ्यता में जो वर्ण व्यवस्था है एक कितने भागों में बटा था। ठीक, लेकिन फिर भी ये जो समाज इनका था यह कई वर्गों में विभाजित था। ठीक ना। जैसे अगर देखा जाए तो इस सभ्यता में कुछ पुरोहित लोग थे, कुछ व्यापारी लोग थे, कुछ श्रमिक लोग, कुछ शिल्पकार लोग, ऐसे कई वर्गों में ये लोग भी बटे थे। इसलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो वर्ग था ये भी कई वर्गों में विभाजित था, लेकिन कितने वर्ग में विभाजित था इसका कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। और देखा जाए तो ये सिंधु सभ्यता के जो लोग थे इसमें शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे यह शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग यहाँ पर निवास करते थे। और मनोरंजन के रूप में देखा जाए तो ये पासा खेलना, नृत्य करना, शिकार करना तथा पशुओं को आपस में लड़ाना इनका मनोरंजन के मुख्य साधन थे। ठीक, मनोरंजन में पासा खेलना, नृत्य करना, शिकार करना तथा पशुओं को आपस में लड़ाना इनका मनोरंजन के मुख्य साधन थे। इसके बाद इनके आर्थिक जीवन में देखा जाए कि आर्थिक जीवन इनका कैसा था, तो आर्थिक जीवन में मुख्य है कृषि। ठीक, ये लोग जुताई बुआई और सिंचाई इस चीज से भी परिचित थे। ठीक, ये लोग जुताई बुआई सिंचाई ये काम भी जानते थे। और इस कृषि में सबसे ज़्यादा गेहूँ, जौ, मटर, कपास इन फसलों से क्या थे परिचित थे ये लोग। और उसमें देखा जाए तो जैसे गन्ना हो गया और कुछ ऐसी फसलें थे जिनके बारे में इनको जानकारी नहीं थी, लेकिन गेहूँ, जौ, मटर, कपास इन जैसे फसलों से लोग परिचित थे। इसका ये लोग खेती करते रहते थे। ठीक, इसके बाद अगर पशुपालन देखा जाए तो पशुपालन में इनका सबसे जो प्रिय पशु था वे था कुबड़ वाला सांड। सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय पशु कुछ था तो वह था कुबड़ वाला सांड। ठीक, इसके बाद अन्य कुछ पशु भी थे जैसे गाय, घोड़ा आदि पशुओं से लोग परिचित थे। ठीक, इसके बाद उद्योग में देखा जाए तो इनका उद्योग जो था वे था सूती वस्त्र बनाना, बर्तन बनाना, शिल्प कार्य करना आदि ऐसे इनका उद्योग धंधे भी थे। ठीक, उद्योग धंधा में सूती वस्त्र बनाना, बर्तन बनाना और शिल्प कार्य करना ऐसे इनके उद्योग थे। इसके बाद व्यापार देखा जाए तो इन लोगों के द्वारा जो व्यापार किया जाता था वे पश्चिम तथा मध्य एशिया के क्षेत्र में, इसके बाद जो ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन क्षेत्रों में ये लोग व्यापार करते रहते थे। ठीक, और निर्यात का देखा जाए तो ये निर्यात के रूप में सूती वस्त्र का निर्यात करते थे, हाथी दांत का निर्यात करते थे, लकड़ी का निर्यात करते थे। इन चीज़ों का, इन वस्तुओं का निर्यात भी करते रहते थे। आयात में देखा जाए तो चांदी, टीन, तांबा इन सभी धातुओं का आयात करते थे। चांदी ये लोग ईरान तथा अफगानिस्तान से मंगाते थे, टीन जो था अफगानिस्तान से, और जो तांबा था ये राजस्थान में खेतड़ी पड़ता है वहाँ से ये लोग तांबा को मंगाते थे। तो आयात में इन लोग के द्वारा चांदी, टीन, तांबा का आयात किया जाता था। ठीक, अब इसके बाद इनके धार्मिक जीवन का देखा जाए कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था, तो धार्मिक जीवन में इस सिंधु सभ्यता में कहीं भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता में कहीं भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये अपने कुछ देवी देवताओं की पूजा करते रहते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा इन लोगों ने मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक, तो इन लोग की ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। उसके बाद उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। यह पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर उसकी भी पूजा करते थे। ठीक, इसके बाद इस सिंधु सभ्यता में एक मुहर पर प्रमुख देवता, इनके प्रमुख देवता पशुपतिनाथ का प्रमाण मिलता है। तब मुहर पर एक देवता थे जिनको पशुपति, उनका भी प्रमाण मिलता है। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे
वे पशुपतिनाथ की भी पूजा करते थे। ठीक, इसके बाद इस सभ्यता में अग्निकुंड के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक, यह जो अग्निकुंड के प्रमाण मिले थे यह लोथल तथा कालीबंगन, ठीक ना, जो लोथल व कालीबंगन, लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड के प्रमाण भी मिलते हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये अग्निकुंड की भी पूजा करते रहते थे। ठीक, इसके बाद इस सिंधु सभ्यता में वृक्ष एवं पशु पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं। ठीक, तो देखिए फ्रेंड, हमारा यहाँ पर इतना लेक्चर खत्म होता है। यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसका अगला हिस्सा अगले नेक्स्ट वीडियो में बना कर लाएंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।